हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आज मोहम्मद गोरी के बारे में देखते हैं, जो कि 1173 से लेके 1206 तक इसका शासनकाल रहा। चलिए आज शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। भारत में तुर्की साम्राज्य का का एवं मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हाँ? मुजुरधन मोहम्मद बिन साम को माना जाता है था, जिसे शिहाबुद्दीन या धर्म का जलवंत लक्षण या मोहम्मद गोरी अथवा गोर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, परंतु शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा। उसके आक्रमण का एकमात्र अस्थायी प्रभाव सिंध की विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन उसने भी अपने आप को मात्र लूटपाट तक ही सीमित रखा। आगे देखते हैं। इस प्रकार इस प्रकार भारत में मुसलमानों का साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गोरी को ही जाता है। गोर का एक पहाड़ी क्षेत्र था जो गजनी और हेरात के बीच में स्थित था। प्रारंभ में गोरी गजनी के अधीनस्थ थे, किंतु बाद में वे स्वतंत्र हो गए। गोर में संसवनी वंश मुख्य था। भारत में पश्चिमी उत्तर के सीमांत पर मोहम्मद गोरी नामक एक मुसलमान सरदार ने मोहम्मद गजनवी के वंशजों से राजाधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य जो कि गोर 1173 में स्थापना की थी। गोर स्वतंत्र शासक होते हुए विस्वय को अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के अधीन मानता था, जो 1203 में गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गोरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी था। वह मोहम्मद गजनवी की तरह भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था। वह लूटमार के साथ इस देश में मुस्लिम राज्य की भी स्थापना करना चाहता था। उस समय भारत में पश्चिमी पंजाब तक और दूसरी ओर मुल्तान एवं सिंध तक मुसलमानों का अधिकार था, जिसके अधिकांश भाग पर मोहम्मद के वंशज गजनवी सरदार का शासन करते थे। पंजाब भारत का सिंह द्वार कहा जाता था, अतः इस पर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया। साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 से 1205 के मध्य गोरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए। मोहम्मद गोरी संसवनी वंश का था, जो गजनई का शासक बना, जिसका उद्देश्य भारत में तुर्क सत्ता स्थापित करना था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण के विषय में देखते हैं। गोरी गोमल दर्रे से भारत आया। मिनजाह की तब कात ए नासिरी में गोरी की भारत विजय का विवरण है। किसमें है विवरण? इसमें है। तब कात ए नासिरी में है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैप है, आप लोग देख लीजिए। ग्यारह सौ पचहत्तर में मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम भारतीय सीमाओं में प्रवेश किया, जिसमें पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया और अगले ही वर्ष 1176 में कच्छ जीतने के बाद गुजरात की ओर बढ़ा। मोहम्मद गोरी ने 1178 से 79 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के शासक मूलराज ने गोरी को आबू पर्वत के निकट पराजित किया, जिसको कि भीम द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है ना। मूलराज द्वितीय की हाथों कई मूल राज की द्वितीय की हाथों हुई पराजय मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। इस युद्ध का नेतृत्व मूल राज द्वितीय की विधवा मां नायिका देवी ने किया था। कौन किया था कहेगा? तो नायिका देवी ने किया था। 1178 में मूल राज द्वितीय की मृत्यु के बाद भीम द्वितीय शासक बना। वह वह पेशावर और पंजाब होकर भारत विजय का आयोजन करने लगा। उस समय पेशावर और पंजाब में गजनवी के वंशज शासन करते थे। 1179 में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 2 वर्ष बाद लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया। इस समय वह शासक खुसरब मलिक था। खुसरब मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। 1185 में गोरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 में उसने पुनः लाहौर को जीतकर वहां के शासक खुसरब को बंदी बना लिया। बंदी गृह में 1192 में
खुसराव की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1192 में। चलिए आगे देखते हैं। लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 में मोहम्मद गोरी ने भटिंडा एवं सरहिंद के दुर्ग को जीत लिया। गोरी का भटिंडा अभियान एवं सरहिंद के किले को जीतना तराइन के प्रथम युद्ध 1191 का प्रमुख कारण था। गोरी ने पंजाब के अधिकांश भाग को गजनबी के वंशज से छीन लिया और वहां पर अपनी सुदृढ़ किलेबंदी भारत के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। मोहम्मद गोरी के राज की सीमा अब दिल्ली के चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान के राज से लगी थी, अतः आगे बढ़ने के लिए उसे अब पृथ्वीराज चौहान का सामना। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के विरुद्ध जो अभियान किया वह एक प्रबल आक्रमण था। इसलिए मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ही भारत पर चढ़ाई करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना थानेश्वर के निकटवर्ती तराइन या तारावड़ी के मैदान में हुआ, जिसे तराइन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी को भारी क्षति उठानी पड़ी। फलस्वरूप उसे भागना पड़ा और मोहम्मद गोरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। एक योजना के साथ गोरी तराइन के मैदान में फिर आ धमाका। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ही भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय चौहानों का राज उत्तरी भारत का प्रमुख राज था और उसकी हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग तय कर दिया। तराइन के युद्धों का वर्णन मिन्हाज उस सिराज द्वारा रचित तबकात ए नासिरी ग्रंथ में मिलता है। याद रखिएगा, तबकात ए नासिरी ग्रंथ में मिलता है। किसके द्वारा रचित है ये भी देख लीजिए। तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने हांसी, सामाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और 1192 में दिल्ली भारत में गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। मोहम्मद गोरी ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों पर शासन का उत्तरदायित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी लौट गया था। मोहम्मद गोरी 1194 में फिर भारत वापस आया, जिसमें उसका सामना जयचंद या गहड़वाल वंश से हुआ। दोनों के मध्य चंदावर का युद्ध वर्तमान इटावा जिले में है नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद मारा गया। इस विजय के पश्चात तुर्की नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक स्थापित हो गया। अब जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र मोहम्मद गोरी के अधीन शासन करने लगे और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों पर प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 1202 के मध्य में बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसी के बारे में बोल रहा है। तहस नहस कर दिया। राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। उसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला।
तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, जो खिलजी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी के बारे में। उसी का नाम इख्तियार, जो आगे पढ़े थे, इख्तियारुद्दीन। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण 1205 में पंजाब में खोखरों के विरुद्ध को दबाने के लिए वापस भारत आया और उनका नरसंहार किया। वापस गजनवी लौटते वक्त सिंधु नदी के तट पर दमियक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 को अफरीदी करमाथी कबीले द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी की हत्या के पश्चात उत्तराधिकारियों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यालदोज, जो गोरी का ही एक गुलाम था, को गजनी की गद्दी प्राप्त हुई। 1206 में ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से सत्ता प्रारंभ की और उसे अपनी राजधानी घोषित किया। ऐबक का मकबरा यही है, कहाँ है? लाहौर में, याद रखिएगा। अब अन्य के बारे में देखते हैं कुछ। मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि फखरुद्दीन गाजी एवं नजामी उरूजी थे। कौन थे? फखरुद्दीन गाजी और नजामी उरूजी थे। गोरी के सिक्के की एक और शिव के बेल तथा देवनागरी लिपि में और पृथ्वीराज लिखा होता था। मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में भारत आए और अजमेर गए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिएगा इसको। चलिए यहाँ देखते हैं वर्ष, राज और शासक और परिणाम देखते हैं, ठीक है ना। 1175 में मुल्तान राज करमाथी शासक था और विजय हुआ। 1176 में उच्च करमाथी शासक विजय हुआ। 1178 में अहिलवाड़ गुजरात में चालुक्य रानी माईक देवी पराजय हुआ इसमें। यहाँ उसके बारे में बात कर रहा है, मोहम्मद गोरी के बारे में। ग्यारह में पेशावर पर हमला किया। मलिक खुसरो विजय हुआ यहाँ पे। 1181 में लाहौर पे मलिक खुसरो विजय। 1182 में देवल एवं सिंध पर सुम्र का शासक था, विजय हुआ यहाँ पर भी। 1184 में स्थाल्यकोट पे मलिक खुसरो विजय हुआ यहाँ पे। 1186 में लाहौर पे मलिक खुसरो यहाँ विजय हुआ। 1189 में भंटीरा पे चौहान सूबेदार था, यहाँ पे भी विजय हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान शासक कर रहा था, यहाँ पराजय हुआ। मोहम्मद गोरी के बारे में बात कर रहा है। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ, और इसमें विजय हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और इसमें 1193 में हांसी, कुहराम, सरसूती एवं दिल्ली पर यहाँ भी विजय हुआ। यहाँ शासक के बारे में नहीं दिया हुआ। 1194 में कन्नौज में चंदावर का शासक, जो कि जयचंद यहाँ का शासक था, उस समय में उसका विजय हुआ मोहम्मद गोरी का। 1195 से 96 में बयाना में कुमारपाल का शासक था, यहाँ भी विजय प्राप्त हुआ। और 1196 में ग्वालियर में यहाँ सुलक्षणपाल, जो कि यहाँ भी विजय हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मोहम्मद गजनवी जहाँ विजय और धन संग्रह में लगा रहा, जबकि मोहम्मद गोरी एक ऐसा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत स्थापित करने में सफल हो
हुआ जो शताब्दी तक अस्थायी रहा। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 1206 में उसकी हत्या के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों इस प्रकार बट गए, गुलामों में, ठीक है ना। ताजुद्दीन याल्दोज जो कि गजनी का शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर एवं दिल्ली का शासक बना, बख्तियारुद्दीन खिलजी जो कि बंगाल में शासन किया, और नसरुद्दीन कुवाचा जो कि कच्छ और मुल्तान पे शासन किया, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राजवंश की नींव डाली जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। 1206 में से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। कब हुई? 1206 से, याद रखिएगा। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, दिल्ली नहीं, याद रखिएगा। जो कि इल्तुतमिश दिल्ली बना देता है राजधानी वास्तविक। तुर्की आक्रमण का प्रभाव, देखिए आगे देखते हैं। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में बहु राजतंत्र की समाप्ति हो गई। तुर्कों के आगमन से भारत की पुरानी प्रथाओं कमजोर हुई और नए संपर्कों एवं संबंधों का उदय हुआ। राजनीतिक दृष्टि से अब सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय हुआ। भारतीय सेनाओं ने स्वरूप और गठन तथा उनकी भर्ती और रख रखाव की पद्धति में परिवर्तन आया। अब युद्ध करना किसी एक जाति या वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह गया, ठीक है ना। सामंती सेनाओं के स्थान पर दृढ़ अस्थायी सेनाओं की व्यवस्था की गई जिसमें केंद्र द्वारा सैनिक भर्ती किए जाते थे। आगे देखते हैं। तुर्कों की विजय से अब प्रशासन की भाषा फारसी हो गई। इससे प्रशासन की भाषा में एक रूपता आई। तुर्कों की विजय से भारत के लोगों में प्रचलित जाति व्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत पीड़ित थे, नए सुल्तानों के समर्थन हो गए। तुर्क अपने साथ भारत में नई प्रौद्योगिकी लेकर आए जिससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। नगरों के पुनरुद्धार के कारण ही मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को शहरी या नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखते हैं। 1149 से 1192 तक अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा। जब मोहम्मद गोरी मुल्तान और उच्च पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था, एक 14 वर्ष का किशोर पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठा। औरंगपाल दिल्ली का शासक था। उसकी दो पुत्रियां सुंदरी और कमला थीं। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल या विजय चंद के साथ हुआ, जिससे राजा जयचंद की उत्पत्ति हुई, जबकि दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के साथ हुआ, जिससे पुत्र पृथ्वीराज चौहान हुए। इस तरह पृथ्वीराज चौहान तथा राजा जयचंद्र दोनों तोमर वंश के राजा अनंगपाल के दोहित्र या बेटी का बेटा थे। अनंगपाल ने पृथ्वीराज की वीरता और कार्यकुशलता को देखकर उसे दिल्ली की भी गद्दी सौंप दी। इस प्रकार दिल्ली और अजमेर दोनों एक हो गए। पृथ्वीराज ने राजस्थान के कई छोटे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। फिर बुंदेलखंड की ओर मुड़ा। यहाँ महोबा के युद्ध में उसने चंदेलों को पराजित किया। इसी युद्ध में सुप्रसिद्ध भाइयों आल्हा और उदल ने महोबा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आगे देखते हैं। इसके समकालीन कन्नौज पर विजय चंद के पुत्र जयचंद जो कि 1170 से 94 तक शासन किया, जिसकी पुत्री संयोगिता थी। जयचंद्र ने संयोगिता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था, किंतु पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता के चलते उसने पृथ्वीराज को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन के समय पृथ्वीराज चौहान के अपमान के लिए महल में दरबान के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमा लगाई गई थी, याद रखिए। इससे तो अपमानित कोई भी होगा, वहां पे उसका प्रतिमा लगा दिया, सोचिए। बिना निमंत्रण स्वयंवर में पहुंचकर पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर दिया।
इस घटना से दोनों राजाओं में इतनी शत्रुता हो जाती है कि तराइन के युद्ध में जयचंद ने चौहान की कोई सहायता नहीं की। 1188 में गोरी का भिंडिया अभियान एवं तवर हिंद के किले को जीतना एवं तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 का प्रमुख कारण था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति खांडे खांडेराव था, जिसने तराइन के युद्धों में सेना का नेतृत्व किया था। हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। हसन निजामी के इस कथन की पुष्टि संस्कृत ग्रंथ किसल विधिविध्वंसा से भी होती है एवं पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर श्री मोहम्मद शाम लिखा होना भी यही सिद्ध करता है। मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा या सरसूती में हुई। चंदर क्या लिखा हुआ है? के चंदर चंदरबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाया गया और वहीं गोरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया। चंदरबरदाई उसका मित्र एवं राजकवि था, जिसका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो एवं हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीर कथाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ देखते हैं मिनहाज उस सिराज के बारे में। मिनहाज उस सिराज का जन्म कब हुआ? 1193 में अफगानिस्तान के फिरोजकोह में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिसका पुत्र का नाम क्या था? अबू उर्मान मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन था। मिनहाज उस सिराज के पिता मोहम्मद गोरी की सेना में आध्यात्मिक गुरु के पद पर काम किया करते थे। मिनहाज को इल्तुतमिश को राजकवि संरक्षण प्रदान किया गया। उसने 1231 में ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद इल्तुतमिश ने मिनहाज को ग्वालियर में काजी तथा इमाम के पद पर नियुक्त किया। रजिया के शासनकाल में मिनहाज उस सिराज को दिल्ली में मदरसे का प्रधान आचार्य नियुक्त किया गया था और बरहाम शाह के शासनकाल में मिनहाज उस सिराज को मुख्य काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मिनहाज उस सिराज के दरबारी कवि नियुक्त किया गया। मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया तबकात ए नासरी ग्रंथ नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। तबकात ए नासरी नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया गया। मिनहाज उस सिराज की मृत्यु दिल्ली में बलबन के शासनकाल में हुई थी। तबकात ए नासरी के बारे में देखते हैं। मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया तबकात ए नासरी ग्रंथ नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है, याद रखिएगा। तबकात ए नासिर की रचना फारसी भाषा में मिनहाज उस सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी लगभग 1227 से लेकर 1259 के मध्य में की गई। तबकात ए नासरी मोहम्मद गोरी की भारत विजय, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमणों की जानकारी देता है। तबकात ए नासरी 23 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें तराइन के युद्ध, नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि को ध्वस्त करने की जानकारी भी इसी में मिलता है। ये आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। तबकात ए नासरी में इल्तुतमिश के बारे में लिखा गया है कि कोई भी राजा इतना दयावान, विद्वान और वृद्धों के प्रति सहानुभूति रखने वाला नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।